स्टार्टेड ना? हाँ सर। ओके 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 अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बेसिक्स। ओके, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बेसिक्स। तो बेसिक्स इसलिए क्योंकि अभी भी मैं एडवांस पार्ट में एंटर नहीं किया, तो फिर बाद में एडवांस पार्ट में एंटर एंटर करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें एक बार हो जाना चाहिए। अब हम लोग ना स्टॉक मार्केट बेसिक से आगे निकल के स्टॉक ट्रेडिंग बेसिस के ऊपर बात करना चालू कर चुके हैं। जैसे प्रीवियस क्लास जो था उसमें भी मैंने स्टॉक मार्केट बेसिक्स, जैसे आईपीओ वगैरह कैसे आता है नहीं आता है वो सब तो हो चुका था। अब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मार्केट को कैसे समझना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है। एज वेल एज ट्रेडिंग टर्मिनल को कैसे पढ़ना है, ठीक है। ट्रेडिंग टर्मिनल इन द सेंस आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट होगा, उस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हो। आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं, मुझे पता है, जो लोग काफी ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो, ट्रेडिंग के लिए करते भी हो, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में एकदम बिल्कुल नहीं पता। तो सर जिसको पता है उनके लिए भी चलेगा, और जिनको पता नहीं है उनके लिए तो बहुत चलेगा। सो पॉइंट इज दैट कि ठीक है सर, हम लोग अभी धीरे धीरे एडवांस में तो जाएंगे, पर उससे पहले ये जो बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा बूस्ट करेंगे। तो आज मैं आपके साथ मेनली दो इंपॉर्टेंट चीजों में बात करूंगा। आप लोग मार्केट के बारे में दो चीज बहुत सुनी हो बचपन से मैंने, जब से आप लोग मोटा मोटी स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों को खबर मिला, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट बोल के कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर ट्रेडिंग चलता है, इंडेक्स होता है, सबसे बड़ा बात इंडेक्स, ठीक है। तो आप लोग ने ये दो वर्ड बचपन से सुनते हो सर, सुनते हो कि नहीं इंडेक्स के बारे में? सेंसेक्स और निफ्टी दूसरा निफ्टी तो जी बेसिक सर, सुना है। यस सर। टीवी में न्यूज चैनल में जैसे अगर कोई बंगाली न्यूज पेपर भी फॉलो करता था तो उसमें भी ना देखना, या बंगाली न्यूज चैनल्स में ऐसे शेयर बाजारे पतन, ठीक है, शेयर बाजारे यही হয়েছে वही হয়েছে, तो बेसिकली वहां पर भी ना वही चीज होता था, निफ्टी एंड सेंसेक्स, ठीक है, निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने काफी सारे लोग इतना भी ऐसे भी होते हैं सर जिनको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना होता है, पर निफ्टी कैसे बनता है या निफ्टी सेंसेक्स के पीछे का कहानी क्या है ये नहीं पता। तो सर हम लोग उसमें से नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं कि निफ्टी सेंसेक्स जो हमारा, मैंने क्या बोलेंगे सर, वे टू स्टॉक, मैंने गेट वे ऑफ स्टॉक मार्केट है, ठीक है। ब्रोकर के थ्रू से हम लोग अल्टीमेटली इन्हीं के पास पहुंचते हैं, क्योंकि इंडिया में जो स्टॉक लिस्टेड रहते हैं सर वो सेंसेक्स में या निफ्टी में रहते हैं। जैसे ऑलरेडी मार्केट में करीब 5-7 हजार कंपनी लिस्टेड है, और ये जो मैं 5 हजार से 7 हजार कंपनी के बारे में बात करूंगा ना सर, ये 5 हजार 7 हजार कंपनी के बारे में तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बट एटलीस्ट आप लोग जब ट्रैक करोगे, ठीक है, 5 हजार या 7 हजार कंपनी, तो निफ्टी में अप्रोक्स 2 से 2,500 कंपनी लिस्टेड है, अप्रोक्स, ठीक है, 2,000 मैक्सिमम, 5 साढ़े 2,500 पूरा पूरी नहीं है सर, बट अप्रोक्स इतना है। सेंसेक्स में भी अप्रोक्स 5 हजार कंपनी लिस्टेड है। कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि 5 से 7 हजार कंपनी निफ्टी एंड सेंसेक्स मिला के स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी करना है इसी से करना है, आपका ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट, ये सारा खेल डिपेंड करता है ये निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। आप जो भी करोगे इसी के थ्रू से करो। जैसे अगर आपको शेयर खरीदना है, ठीक है, तो आप मार्केट में जाते हो और वहां पर जाके कोई पर्टिकुलर स्टॉक चूज कर सकते हो, है ना। तो अब अगर आपको से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर स्टॉक लेना है तो आप स्टॉक का नाम लिखते हो। से फॉर एग्जांपल आपको रिलायंस लेना है तो आप यहाँ पर जाओगे, ये आपका एक, जैसे ये डेमो ब्रोकिंग अकाउंट है मेरा, ठीक है। सिमिलरली जिसका भी डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है ऑलरेडी, बहुत लोग हैं जिनका है, जिनका नहीं है वो धीरे धीरे ब्रोकिंग अकाउंट एक ओपन कर लो, ठीक है। अगर खुद से होता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताओ, मैं आपको ओपन करवा दूंगा। खुद से भी कर सकते हो, मैं किसी को मना नहीं करता सर। तो पॉइंट इज दैट कि आप जब अपना ब्रोकिंग अकाउंट ओपन कर लोगे तो ब्रोकर के थ्रू से आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाता है, ब्रोकर के थ्रू से आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है। और ये जो प्लेटफॉर्म आपके सामने है ये ट्रेडिंग अकाउंट का प्लेटफॉर्म। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू से आप जो भी स्टॉक चूज करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर रिलायंस लिख रहा था, सिर्फ रिलायंस नहीं आया और भी कुछ कंपनीज यहाँ पर दिखा रहा है,
जैसे ही मैंने रिलायंस यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हो कि रिलायंस के बारे में बाय सेल चार्ट, उसका मार्केट डेप्थ, ये भी मैं क्लास में बता रहा था कुछ दिन पहले तक भी, बेसिक्स में ही बता रहा था कि मार्केट डेप्थ क्या है, इसको अभी और आगे आगे समझना है सर। तो आपको अगर रिलायंस बाई करना है तो आप यहाँ पर बाई बटन पे क्लिक करोगे, अगर आपको सेल करना है तो सेल बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो अगर बाई करना है तो जस्ट बाई करना है, कितना क्वांटिटी लेना है उसको मेंशन करना है। बाकी ये जो लॉन्ग टर्म भी कब करना चाहिए, इंट्राडे में कब करना चाहिए, ठीक है, या फिर इंट्राडे का दूसरा नाम है एमआईएस, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम है कैश एंड कैरी। ये सभी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर। जिनको एकदम नहीं पता मार्केट के बारे में, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जिनको बहुत कुछ पता है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप रिवाइज कर लो या फिर थोड़ा बोर हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा बोर हो जाओ, ठीक है। जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये सब बातें इंपॉर्टेंट है और उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे मानो यहाँ पर एक शेयर बाय डिफॉल्ट आया है, अगर मैं यहाँ पर एक की जगह 100 लिखूंगा तो 100 शेयर हो जाएगा, 1000 शेयर लिखूंगा तो 1000 हो जाएगा। उसके ऊपर डिपेंड करके आपको कितना पैसा का जरूरत है वो भी देखो यहाँ पर बता रहा है कि इतना मार्जिन जमा करना पड़ता है, ठीक है। बैंक अकाउंट के साथ ये ट्रेडिंग अकाउंट लिंक रहता है सर, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट के साथ ये ट्रेडिंग अकाउंट लिंक अप करना पड़ता है। फिर आप अपने बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जमा करो और जितना शेयर चाहिए आप उसको खरीद लो, बाई बाई करने के टाइम पे। और फिर जैसे ही आप खरीद लोगे, ये शेयर जाके आपके डीमैट अकाउंट में बैठ जाएगा, ये शेयर जाके आपके डीमैट अकाउंट में बैठ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर। काम बहुत एकदम ट्रांसपेरेंटली होता है, ये जो सिचुएशंस होता है ये एकदम ट्रांसपेरेंटली होता है। इसको ज्यादा दिमाग में बैठाने का जरूरत नहीं है कि कैसे होता है, आप एक दिन करोगे ना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब खुद प्रैक्टिकली एक बार अपने डीमैट अकाउंट ओपन करके बाई सेल एक दो बार करते रहोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली आदत हो जाएगा कि क्या है, किस किस तरह से है और कैसे हो रहा है, एवरीथिंग आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ पॉइंट बी नोटेड सर, मैं आज आप लोगों को क्या चीज समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो बार बार हम लोग सुनते हैं निफ्टी 50, ठीक है, तो ये निफ्टी 50 होता क्या है। जैसे मैं लिख रहा हूँ सर यहाँ पर थोड़ा सा गूगल में निफ्टी 50, जैसे ही मैं निफ्टी 50 लिखूंगा, निफ्टी 50 मेरे यहाँ पर भी दिखा रहा है। और मैं एनएससी के साइड में निफ्टी 50 एक्चुअली किसका है जानते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। ये इसको इंडेक्स या इंडिसेस कहा जाता है, ठीक है। ये सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है। इंडिसेस और इंडेक्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। इंडेक्स और इंडिसेस एक ही चीज है, ठीक है। ये देखो क्या लिखता है, विकिपीडिया में देखो क्या लिखता है, द निफ्टी 50 इज द बेंचमार्क ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स that represent the weighted average of 50 of the largest Indian companies। इंडिया का टॉप लार्जेस्ट कंपनीज जिसका मार्केट कैपिटल सबसे हाई है, उनको निफ्टी 50 में जगह मिलता है। जिसका मार्केट कैपिटल हाई है मैंने, जिसका मार्केट में कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, बिजनेस बड़ा है, सिंपल बात है, ठीक है। लार्ज कैप होते हैं नॉर्मली, listed on national stock exchange, nifty 50 is owned and managed by NSE indices। देखो क्या लिखता है, owned by and managed by NSE indices, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये इंडेक्स वर्ड भी था यहाँ पर और इंडिसेस वर्ड भी था, सर दोनों एक ही चीज है। ये सिंगुलर एंड प्लूरल का जो इंग्लिश में कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करके कभी कभी इंडिसेस भी बोला जाता है, कभी कभी इंडेक्स भी बोला जाता है। ज्यादा वर्ड ये चलता है इंडेक्स, ठीक है, ज्यादा वर्ड ये चलता है इंडेक्स। सो विच इज होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द एनएसई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसमें मेनली 50 लार्जेस्ट कैपिटल कंपनी जिसका बिजनेस कैपिटल बहुत हाई है मार्केट में, जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग कैपिटल के थ्रू से काम करते हैं, उनको लिस्टिंग का जगह मिलता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सर, अभी 2 मिनट रुको, कि करेंटली हमारे देश में निफ्टी 50 में कौन सा कंपनी है, जानना चाहिए सर। इसके लिए मुझे निफ्टी 50 का एनएससी के साइट में एक बार जाने से अच्छा रहेगा। आपको भी एनएससी का साइट देखने का ना आदत हो जाना चाहिए धीरे धीरे। ये देखो, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही साइट है, वेबसाइट है या पोर्टल जो भी बोलो आप, यहाँ पर जाना है और आप यहाँ पर निफ्टी 50 ऑटोमेटिक आ गया। बट अगर नहीं आएगा तो आप यहाँ पर ना ये जो स्क्रॉल डाउन है ना, यहाँ पर ये जो डाउन एरो दिख रहा है, इस डाउन एरो में क्लिक करोगे तो आपको निफ्टी 50, फिर नेक्स्ट निफ्टी 50 मैंने सेकेंड लार्जेस्ट 50 स्टॉक, ठीक है, मार्केट कैपिटल वाइज उनका भी लिस्ट मिलेगा, वो अलग है। फिर निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप है, ये भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
जिसका कैपिटल साइज मीडियम साइज होते हैं उसको मिड कैप में रखा जाता है, जिसका कैपिटल साइज स्मॉल साइज में रहते हैं उनको स्मॉल कैप में रखा जाता है। तो ऐसा ना हजारों नियम है, ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके इंडेक्स बनाया जाता है। पर सबसे पॉपुलर निफ्टी 50। पहले इसको तो समझ लेते हैं सर, पहले निफ्टी 50 को तो समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी इंडेक्स को भी समझने का कोशिश करेंगे। और ये भी समझने का आज कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई कि निफ्टी 50 कैसे बनाया जाता है। ऐसे तो हम लोग अभी बनाएंगे नहीं सर, ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट प्रोसेस क्या है ये तो पता लगा ही लेंगे। सर क्या बोल रहे हो, निफ्टी 50 कैसे बनता है पता लगा लेंगे? हाँ सर पता लगा लेंगे। मैंने हाउ निफ्टी 50 एक्चुअली कॉन्स्ट्रक्ट, ये पता लगाना एक काम होगा सर आजकल। आइडिया होना चाहिए सर, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो मार्केट किस तरह से कॉन्स्ट्रक्ट होता है, उसका कॉन्स्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी क्या है, इसके बारे में एक आइडिया होना जरूरी है। तो पहले तो हम लोग ना अभी आपको ये बताएंगे कि निफ्टी 50 में कौन सा कंपनी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है सर, प्लीज चलो देखो, ये आज का एकदम लाइव मार्केट में ही आप देख रहे हो सर, ये देखो। अच्छा निफ्टी 50 पे जो आज है जरूरी नहीं कि वो हमेशा रहे, आप समझ रहे हो, ठीक है। निफ्टी 50 से किसी कंपनी कभी अलग भी हो सकता है सर, सिंपल बात है, क्योंकि निफ्टी 50 में अगर किसी को आना है ना तो उसके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर कंपनी किस तरह से बिजनेस कर रहा है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम भी तो हो सकता है। तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन या बिजनेस में डाउनफॉल चले, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में या बिजनेस पे डाउनफॉल चले, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 से कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि निफ्टी 50 में आप ऑलवेज रहो, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि निफ्टी 50 पे कंपनी ऑलवेज रहे। निफ्टी 50 से कभी कभी कंपनी को डिलिस्टिंग भी होना पड़ता है, ठीक है। तो वो अलग बात है सर, वो थोड़ा और एडवांस लेवल में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कोई कंपनी निफ्टी 50 में जगह है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना जानते हैं कि निफ्टी 50 में कौन कौन है, ठीक है। चलो ये देखो, मूल्य अपने घंटे को देखते पा रहे हैं, पहले स्टार्ट करते निफ्टी 50 में मेनली अभी 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 जो जो कंपनी है मैं थोड़ा सा उसका लिस्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे ये देखिए सर, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम, बजाज ऑटो, ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प माने हीरो का जो गाड़ी होता है ना, बाइक वगैरह, फिर आपका टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, प्रो, ठीक है, एलटीआईएन, रिलायंस, एशियन टेक, बजाज फाइनेंस। एक्चुअली क्या है कि अगर आपको कंपनी के बारे में स्टार्टिंग में नॉलेज लेना है, अगर आप एक स्टॉक मार्केट में न्यू कमर हो, तो ये एडवाइस किया जाता है, सबसे बेस्ट एडवाइस यही होता है कि आप, बहुत सारा कंपनी है, 7,000 5,000 कंपनी थोड़ी ना ट्रैक कर पाओगे। तो कुछ नहीं तो कम से कम निफ्टी 50 में जो कंपनी लिस्टेड है इन्हीं को ट्रैक करो, इन्हीं पे ट्रेडिंग लो, इन्हीं पे इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जस्ट ट्रैक निफ्टी 50, ओके। और उसी में ट्रेड करने के लिए एडवाइस किया जाता है निफ्टी 50 में ही, या फिर निफ्टी 50 में ही ट्रेड करने के लिए एडवाइस किया जाता है, या फिर उसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइस किया जाता है जो न्यू कम। अच्छा अगर आप मार्केट में न्यू कमर नहीं रहते हो, ठीक है, आप और अभी कोई नया नहीं हो, आप मार्केट में पुराने बन चुके हो, उस पर काफी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है मिड कैप स्टॉक में, स्मॉल कैप स्टॉक में, क्योंकि जो आज मिड कैप है ना उसका वैल्यूएशन कम रहता है। और वैल्यूएशन कम में अगर कोई इन्वेस्ट कर पाता है तो ऑब्वियस बात है कि फ्यूचर में उसका ग्रोथ होगा, और फ्यूचर में ग्रोथ होगा तो आपके लिए एक सही सिचुएशन होगा जिसके लिए आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हो या जान, ठीक है। तो ये तो धीरे धीरे पता लग जाएगा कि कौन सा मिड कैप कंपनी अच्छा हो सकता है, कौन सा स्मॉल कैप कंपनी अच्छा हो सकता है। पर पहले कम से कम 50 को तो समझे, पहले कम से कम निफ्टी 50 को तो समझे। तो निफ्टी 50 में और भी देखो, आप पॉपुलर नाम है, सब नाम आप लोग जानते हो, जैसे एसबीआई, अदानी पोर्ट, सान फार्मा, टाइटन, ग्रासिम, हिंदाल्को, एचडीएफसी लाइफ, टाटा स्टील, डीवीस लैब, इंफोसिस, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, और भी है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। मोटा मोटी इसमें 50 कंपनी। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जिनको मार्केट के बारे में एकदम नया नया आइडिया हो रहा है उनको बता रहा हूँ कि जब भी आप टीवी में या किसी न्यूज चैनल में खबर सुनते हो कि मार्केट बढ़ गया, ठीक है, मार्केट बुलिश है, या फिर ये खबर मिलता है कि मार्केट बियरिश है, आपको खबर मिलता है ना कि सेंसेक्स बढ़ा है, सेंसेक्स गिरा है,
ठीक है, निफ्टी बड़ा है, निफ्टी गिर गया, ठीक है, मार्केट बुलिश चल रहा है, मार्केट बेरिश चल रहा है, ये बेसिकली ना इंडेक्स को फॉलो करके न्यूज होता है। ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये कल मार्केट थोड़ा सा डाउन गया था, 19,100 140 में स्टार्ट था मार्केट, 200 में, और फिर मार्केट 19,000 में खत्म हुआ। तो ये जो मार्केट 19,140 से 19,000 में आके गिर गया, ये जो बेयरिश मोड चला, और न्यूज चैनल वाले भी यही दिखाया कि मार्केट में फिर से डाउनफॉल, फिर से बेयरिशनेस, ठीक है। ये जो मार्केट का बेयरिशनेस, इसका मतलब है कि निफ्टी में बेयरिशनेस, निफ्टी बेयरिश तो मार्केट बेयरिश। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, निफ्टी रिप्रेजेंट ओनली 50 स्टॉक, निफ्टी रिप्रेजेंट ओनली 50 स्टॉक। तो 50 स्टॉक में गिरना, निफ्टी का इंडेक्स गिरना मार्केट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। भले ही मार्केट में और भी 5,000 7,000 कंपनी, पर फिर भी शेयर मार्केट में नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी सिचुएशंस होता है, तो ये 50 स्टॉक, ये निफ्टी में 50 होता है और सेंसेक्स में टॉप 30 होते हैं। सेंसेक्स में 30 होता है। ये जो सेंसेक्स का मैं आपको यहाँ पर, ये सेंसेक्स का डेटा है, आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो कि सेंसेक्स 30 में कौन कौन है, ठीक है। मोटा मोटी सिमिलर दिख जाता है आपको, निफ्टी 50 में जो स्टॉक है उसी में से कोई कोई 30 स्टॉक चूज करके सेंसेक्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सेंसेक्स को और निफ्टी को ट्रैक करते हो तो मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा, इसका आइडिया आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे और एक चीज देखो, जैसे यहाँ पर मैं एनएससी के साइड में निफ्टी 50 का चेन देख रहा था। अब एक चीज देखो आप कि मार्केट में अगर मैक्सिमम शेयर पॉजिटिव रहता है, ठीक है, माने शेयर का दाम उसका मार्केट में बढ़ा है, ठीक है, अगर मैक्सिमम शेयर का प्राइस पॉजिटिव में चेंज होता है, ये देखो सब ग्रीन लाइन में है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, पूर्वा, और बोलो सर, पीयूष, हाँ सर। प्रिया, बोलो, समझ में आ रहा है ना? देखो, हाँ सर। जहां 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 आप देखोगे कि पॉजिटिव में लाइन है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर शेयर बड़ा है, और जहां पर देखोगे कि वो रेड में दिख रहा है, ये देखो रेड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो जिस दिन मार्केट में मैक्सिमम शेयर ग्रीन में रहेगा, उस दिन मार्केट बुलिश हो जाएगा, और जिस दिन निफ्टी 50 में मैक्सिमम शेयर रेड जोन में रहेगा, उस दिन मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। तो निफ्टी 50 में जिसका वेटेज ज्यादा है, अब इसमें वेटेज का क्या खेल है वो भी मैं आपको बताऊं, ठीक है। वेटेज भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सर वेटेज कैसे बनता है, कैसे पता लगेगा वेटेज क्या है नहीं है? सर उसका भी हिसाब सिखाएंगे ना, चलो देखते हैं। जैसे कि कहाँ चला गया, हम लोग एक्चुअली इसी चीज को सीखना है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे समझना है, इसमें दो नोट में यूज करूंगा, एक जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को भी शेयर करके रखा, और एक इंस्टीट्यूट का, माने एनआईएसएम इंस्टीट्यूट का एक इंडेक्स का इक्विटी डेरिवेटिव, माने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो मैट है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का, उसका नोट भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा जिसके पास नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको इंडेक्स को अंडरस्टैंड करने का एक थ्योरी, सॉरी एक कैलकुलेशन बताया गया है, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैं अभी बता देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि निफ्टी कैसे बनता है, या फिर ये स्टैटिस्टिक्स है, ये निफ्टी सेंसेस का जो मेथोडोलॉजी है ना, ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स कैसे बनाया जाता है या किस तरह से निफ्टी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अभी आपको मैं आधा घंटा भी कोशिश कर रहा हूँ सर, आधा घंटा 40 मिनट में इसको समझाने। लेकिन उससे पहले एक बार इंडेक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी को भी अगर मार्केट में आना है तो उसको इंडेक्स के बारे में क्यों इतना जानकारी हासिल करें, वाई वन मस्ट नो अबाउट इंडेक्स, ठीक है। चलो फिर आते हैं सर इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में, वो आप फिर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा एक मैटर है कि जैसे इतना देर से मैं आपको वही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ मैं आपको थोड़ा किताबी स्टाइल में, बुकी स्टाइल में भी थोड़ा बता रहा हूँ। लेकिन एग्जाम्पल बढ़िया है सर। एग्जाम्पल ये बता रहा है कि सपोज आपको कोई पूछ रहा है कि रियल टाइम समरी ऑफ ट्रैफिक सिचुएशंस इन योर सिटी। सपोज आप कोलकाता में हो, एंड वी ऑल नो कोलकाता का ट्रैफिक इंडिया का वन ऑफ द स्लोएस्ट ट्रैफिक, सबसे स्लोएस्ट ट्रैफिक में से एक है, क्योंकि कोलकाता में लोग बहुत रहते हैं और रास्ता कम है। ये मेन रीजन है कोलकाता का स्लो ट्रैफिक का, ठीक है। क्योंकि कोलकाता का जो क्या बोलेंगे, मैंने डायमेंशन है, वो बेसिकली नॉर्थ साउथ बेसिस में है, ईस्ट वेस्ट में कम है, बीच में गंगा नदी पड़ जाता है, उस तरफ हावड़ा है,
तो ये जो नॉर्थ साउथ में प्रॉब्लम नहीं है कि रास्ता जो भी बनेगा इसी तरह से बनेगा, तो ज्यादा रास्ता नहीं स्प्रेड कर पा रहा है। जैसे दिल्ली वगैरह में क्या है ना, वो गोल स्टाइल में, ठीक है, और जगह बहुत है, इसलिए वहां पर ट्रैफिक मेंटेन करना बहुत हाई स्पीड हो जाता है। लेकिन कोलकाता में ट्रैफिक को स्पीड अप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं बात करके मुझे भी पता लगा है कुछ लोगों से कि कोलकाता में ट्रैफिक सिस्टम स्लो है पर चलता है। मुंबई वगैरह में तो ट्रैफिक बहुत खराब। मुंबई में इतना ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है कि गाड़ी चलता ही नहीं है कभी कभी। चलो वो अलग बात है। लेकिन इसके साथ इंडेक्स का क्या कनेक्शन है, मे भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ट्रैफिक सिचुएशन इन माय सिटी और स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इन दोनों में क्या माने सिमिलरिटीज है। चलो अभी समझ। सो योर सिटी में हैव थाउजेंड्स ऑफ रोड्स एंड जंक्शन। इट इज अनलाइकली यू वुड चेक एवरी रोड इन द सिटी फाइंड द आंसर। मैंने क्या आप हर एक रास्ते में जाके चेक करोगे कि आज रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा है कि कम? ऑब्वियसली आप क्या करोगे, जो मेन रास्ता है कोलकाता में, जैसे कोलकाता का मेन मेन रास्ता क्या है मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छा। जैसे सबसे वन ऑफ द बिग इंपॉर्टेंट रास्ता है सेंट्रल एवेन्यू, ठीक है ना, ठीक है। सेंट्रल एवेन्यू जो एकदम मेन कोलकाता के बीचों बीच नॉर्थ से साउथ में बना हुआ है, श्याम बाजार से लेके एकदम टॉलीगंज। वही मेन, हाँ वही मेन, दिस इज द मेन। ठीक है, अगर आप सेंट्रल एवेन्यू को समझ सकते हो तो आपको कोलकाता का एक आइडिया मिलता है। लेकिन आजकल कोलकाता स्प्रेड कर गया। सेकंड इंपॉर्टेंट जो बड़ा रास्ता है दैट इज ईएम बाईपास, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट या ईएम बाईपास का ही कनेक्टेड बोल सकते हो, वीआईपी रोड, ठीक है। ये तीन रास्ता अगर आप चेक कर लेते हो, ये तीन रास्ता मेन मेन साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट कर रहा है, ईएम बाईपास, सेंट्रल एवेन्यू, वीआईपी। अगर आप तीन रास्ता कनेक्ट समझ जाते हो तो आपको कोलकाता का ट्रैफिक सिचुएशन ऐसे ही समझ। ऐसे नहीं कि आपको हर छोटा छोटा रास्ते में जाके चेक कर। तो इसके साथ कनेक्शन नहीं है कि मार्केट में 5,000 कंपनी है, 7,000 कंपनी है, मार्केट अच्छा जा रहा है कि खराब जा रहा है, इसके लिए 5,000 7,000 कंपनी चेक करने का जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू चेक निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। बस यही कॉन्सेप्ट है। जैसे एक बड़ा रास्ता को चेक करोगे तो पूरा ट्रैफिक सिचुएशंस पता लग जाता है, लेकिन निफ्टी 50 को चेक करो तो मार्केट का 5-7 हजार कंपनी का मार्केट मूवमेंट आइडिया हो जाता है। बस यही बात कहना चाहता है। यही है इंडेक्स का सिंपल एप्लीकेशन। इंडेक्स का सिंपल एप्लीकेशन इसी को माना जाता है। तो सिमिलरली यही बात यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बताने का कोशिश किया है। इफ आई वेर टू आस्क हाउ द स्टॉक मार्केट इज मूविंग टुडे, हाउ डू यू आंसर माय क्वेश्चन? सिंपल है ना। So there are approximately 5,000 listed company in Bombay Stock Exchange and about 2,000 National Stock Exchange. And it would be clumsy to check every company. हर कंपनी को थोड़ी ना चेक कर पाएंगे सर, नॉट पॉसिबल। and figure out they are up or down for the day। माने क्या पर्टिकुलर कोई कंपनी जो स्मॉल कैप में है क्या वो अप रहा है डाउन रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कंपनी का नाम पता हो और आप बाय नेम उसको सर्च कर रहे हो, ठीक है, बाय नेम आप उसको सर्च कर रहे हो, अगर नाम पता है तो, ठीक है। सपोज आरती इंडस्ट्रीज, एबीबी, इनमें से बहुत सारा कंपनी है जिसके बारे में शायद हम सबको पता नहीं है, हो सकता है आपको पता है मुझे पता नहीं। सीरियसली मैं भी 5,000 7,000 कंपनी का नाम नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता तो नहीं जानता, क्या कर सकते, ठीक है। 5,000 कंपनी का नाम नहीं याद रह सकता, ठीक है। और ये भी नहीं पता हर केस में कि कंपनी करता क्या, ठीक है। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड, ये एक आईटी कंपनी है, ठीक है। अच्छा एडी वर्ल्ड, आई डोंट नो ये एडीओ वर्ल्ड क्या करता है, ये एडीओ नहीं, एडोवेल्ट, ठीक है, आई डोंट नो क्या करता है। अच्छा रूट, ये बहुत ही अच्छा है कंप्यूटर आईटी कंपनी, ये भी मुझे पता है, रूट कंप्यूटर बोल के। अच्छा तो फिर कुछ कंपनी के बारे में मुझे पता है। अच्छा गोदरेज एग्रो, ये एग्रो एग्रो मार्केट में, ये इसके बारे में मुझे पता है, नॉलेज है हल्का फुल्का। तो किसी किसी कंपनी के बारे में मुझे पता है, किसी कंपनी के बारे में मुझे पता नहीं है। तो अब जरूरी नहीं कि अगर हर कंपनी के बारे में पता करने बैठ जाए तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो इंडेक्स आपको ये आइडिया दे देता है कि आप निफ्टी 50 को चेक कर लो, नेक्स्ट सेंसेक्स 30 को चेक कर लो, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है। मार्केट के प्रति आपका जो ओवरव्यू है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, आपको आगे करना क्या है ये आपको आइडिया है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहता। Institute check a few important companies across the industrial sector. If a majority of these companies are moving up, you would say markets are and Nifty 50 जैसे। अगर मेजोरिटी ऑफ निफ्टी 50 मूविंग अप है तो आप सोचोगे कि मार्केट भी अप है। जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो निफ्टी 50 में देखो जो ग्रीन जोन बना, तो कैसे, ये देखो, ये एनएससी के साइड में, ये देखो दिख रहा है, हेलो,
और ये नॉन बोलो, दिख रहा है कि दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है। हाँ देखो सर। मेजोरिटी ग्रीन नहीं है, मेजोरिटी रेड है। देखो ये जो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अभी आपको मेजोरिटी में लाल दिख रहा है। ग्रीन जोन में बहुत कम है, यानी कॉम्पेरेटिवली ओवरऑल जो 50 कंपनी है, मोस्ट प्रोबेबली 30 के आसपास कंपनी आपको रेड जोन में दिखेगा। यहाँ से चालू हो रहा है, देखो इन्फोसिस से चालू हुआ है। इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई, टेक महिंद्रा, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस तरह से चेक करो, ये सब लाल में है। मैंने कल के हिसाब से आज में ये नेगेटिव रहा। ठीक है। और जो ग्रीन जोन में है वो ये वाला, जो बीपीसीएल, बजाज ऑटो, ओएनजीसी, हीरो मोटो, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, आईटीसी, एसबीआईएन एक्सेट्रा। तो ये जो ग्रीन जोन में अगर मैक्सिमम होता ना, तो ये जो मार्केट आज गिरा है, ये मार्केट गिरता नहीं, ये उठ जाता अगर मैक्सिमम कंपनी पॉजिटिव साइड में रहता तो। ठीक है। अब सर ये कैसे समझ में आएगा? सर वो तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पहले ये तो जान लो इंडेक्स क्या है। ठीक है। इंडेक्स को रीड कैसे करना है, इंडेक्स को समझना कैसे, फिर धीरे धीरे ये जो अलग अलग है ना सर, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये मैं सिखाऊंगा। ठीक है। फिर वैल्यूएशन, ये जो वैल्यू ट्रेडिंग में कितना वैल्यू हो रहा है। ठीक है। वॉल्यूम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है। ठीक है। प्रीवियस क्लोज, लो, हाई, ओपन, यही है जो टेक्निकल एनालिसिस में आपको हेल्प करेगा। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट ओपन हाई लो। अगर आप ओपन हाई लो क्लोज को रीड कर लेते, ठीक है, डेली बेसिस में, लास्ट 20 दिन का, लास्ट 30 दिन का, लास्ट 50 दिन का, लास्ट 6 महीने का, बस इसी को ट्रैक करेंगे ना, तो मार्केट का जो पैटर्न है वो पैटर्न समझ। ठीक है। ये ओपन हाई लो क्लोज एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट के लिए, बहुत जरूरी है। और बाकी ये जो वॉल्यूम वैल्यू ये सब भी, मैंने क्या बोलेंगे, मैंने हैंड बाई हैंड ये भी हाथ साथ देता है आपको। अब चलो किधर जाना है, अब ये देखना है सर, ये निफ्टी, ये जो इंडेक्स है, ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, ये कैसे कैसा है, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी। तो लकीली यू नीड नॉट ट्रैक दीज सिलेक्टेड कंपनीज। लकीली क्या है ना सर, आपको हर कंपनी को चेक करने का जरूरत नहीं है इंडिविजुअली, आप जस्ट इंडेक्स चेक करो। द इंपॉर्टेंट कंपनीज आर प्री पैकेज एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन। यानी एक्चुअली ये जो बीएसई है, सेंसेक्स वही मेंटेन करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई जो है ये निफ्टी को मेंटेन करता है। और ये सारे कंपनी ना प्री पैकेज की तरह मॉनिटर करता है इनके थ्रू से। एंड दिस प्री पैकेज मार्केट सेंटिमेंट इंडिकेटर इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ये जो प्री पैकेज, इसको पैकेज ही बोलेंगे ना, ये एक पैकेज के अंदर 30 स्टॉक है सेंसेक्स में, इसमें एक पैकेज के अंदर 50 स्टॉक है, तो ये पैकेज में रेडी है। जिसको कौन रेडी कर रहा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेडी कर रहा है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इवन मैं आपको बता दूं, ऐसे तो एनएससी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, पर बीएसई खुद स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। यानी बीएसई जो काम करते हैं। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? यस। না স্যার, এটা ভুল করে অন হয়েছিল। ओके। ये देखो सर, बीएसई को देखो, इसका एक शेयर का दाम, एनएसई नहीं है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अभी तक, ठीक है, बट बीएसई लिस्टेड है मार्केट में, खुद लिस्टेड है। ये खुद मार्केट में कंपनी को लिस्ट करवाने का प्रोसेस में काम करते हैं, इसी के अंदर कंपनी लिस्टेड होते हैं, लेकिन ये खुद भी मार्केट है। इवन 2020 2018 19 के आसपास में मैं बार बार उस टाइम पे क्लास में बोल रहा था कि भाई बीएसई ले लो, बीएसई ले लो। क्यों? क्योंकि मार्केट में लिस्टिंग जितना बढ़ेगा बीएसई का इनकम उतना, क्योंकि इसका मेन अर्निंग होता है कमीशन। इसका मेन, तो इसका डाउन नहीं होगा तो ठीक होगा। नहीं डाउन भी होता है, ऐसा नहीं कि डाउन नहीं होता। जब मार्केट में लिस्टिंग कम रहता है, मार्केट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कम रहेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसके बिजनेस में एक स्टीडी, इसका बिजनेस ना स्लो ग्रोथ वाला बिजनेस, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई ग्रोथ दिखेगा आपको, बिकॉज ये कमीशन पे काम करता है। ऐसा नहीं कि ये गिरा नहीं है, गिरा है, ये देखो बीच बीच में गिरा है, गिरा है, ऐसा नहीं कि गिरता नहीं है, लेकिन एक स्टीडी ग्रोथ देता है, क्योंकि इसका इनकम जो है ना एक सिमिलर पैटर्न में चलता है। मार्केट में कंपनी लिस्टेड होगा और उसी लिस्टिंग प्रोसेस में कंपनी में ट्रेड होगा, ठीक है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा, तो जितना ये प्रोसेस में काम करेगा उतना इसका कमीशन। अब सेबी जितना कंपनी को छूट देगा उतना इसका अच्छा है। बीच बीच में करप्शन भी तो करते रहते हैं ना ये लोग, तो जब भी थोड़ा नेगेटिव कुछ होता है तो मुश्किल होता है, लेकिन ये कमा नहीं है। अगर आप 2018-19 के टाइम पर क्लास सुनते, तो उस टाइम पे बार बार मैं बीएससी के बारे में बात करता था, भाई रख लो, हो सके तो रख लो बीएससी, क्योंकि इसका काम मोनोपोली टाइप का है, इसका तो कॉम्पिटिटर बोल के सिर्फ एनएससी है।
और बीएससी के साथ बहुत पुराने पुराने कंपनीज भी जुड़ा हुआ। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि इसके ये स्टेडी ग्रोथ। तो चलो वो अलग बात है, मैं कंपनी एनालिसिस अभी नहीं दे रहा। कंपनी एनालिसिस एक अलग ही टॉपिक है, पर फिर भी बोलते बोलते सामने आ जा रहा है। आप लोगों के भी दिमाग में ना एक हो जा रहा है कि सर इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं और एक कंपनी स्टॉक मार्केट में खुद लिस्टेड है इंडेक्स बना के, उसके बारे में नॉलेज। तो आगे से आप लोग बीएससी को जरूर ट्रैक करिए एज ए शेयर, ठीक है, जरूर ट्रैक करिए। अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो अलग बात है, मैं उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बट यू मस्ट ट्रैक बीएससी। बीच बीच में देखो, अगर प्रॉपर टाइम मिले, ठीक है, प्रॉपर टाइम इन द सेंस एंट्री पॉइंट अगर अच्छा मिल जाए ना, तो मैं बोलूंगा कि ऑब्वियसली ले। अगर अच्छा एंट्री पॉइंट मिले तो मिलेगा, मिलेगा, मार्केट मौका देता है। लेकिन फिलहाल मैं कोई टिप्स थोड़ी दे रहा हूँ, ठीक है, अभी बस जस्ट मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग सीखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि करना क्या है। ओके सर, अब चलो मैं आपको, कहाँ चला गया, तो मार्केट प्री पैकेज में रहता है। जैसे कि मैं आपको बीएससी भी बता दूं, तो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट इंडिसेस इन इंडिया, एसएनपी, बीएससी, सेंसेक्स। अभी एसएनपी बीएससी ये एक्चुअली स्टैंडर्ड एंड पुअर न्यूयॉर्क का एक कंपनी है, जिसके ऊपर बेस करके बीएससी अपना सेंसेक्स को बनाता है, ठीक है। आजकल बहुत सारे कंपनीज में चेंजेस भी हुआ है, तो जो भी कंपनी बनाता है उसका नाम हमेशा पीछे लगाया जाता है। जैसे एसएनपी स्टैंडर्ड एंड पुअर एक रेटिंग एजेंसी है, ये लोग एक्चुअली ये स्टॉक रिसर्च एंड क्या बोलेंगे फाइनेंशियल डेवलपमेंट कंपनी, तो इस तरह का कंपनी इसको बनाते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड निफ्टी 50 रिप्रेजेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर बैंक निफ्टी, इसको भी लोग ट्रैक करते हैं, ठीक है, निफ्टी बैंक इंडेक्स। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, जो हम लोग सीखेंगे ना, वही इसी के लिए तो इतना सारा दिमाग खा रहे हैं हम लोग। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है ना सर धीरे धीरे, तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब सीखेंगे तब निफ्टी बैंक निफ्टी को भी समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से बैंक निफ्टी काम करता है, लेकिन इंडेक्स वही है, ये सिर्फ इसमें बैंक स्टॉक्स होते हैं, इसमें सिर्फ बैंक स्टॉक्स होते हैं, which is quite popular. बैंक निफ्टी represent the banking sector as a, इंडिया में जो बैंक्स हैं उसको ऐसे गोल लेके बैंक निफ्टी बनाते हैं। तो दीज आर काइंड ऑफ इंडेक्स, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर जो था उसको दिमाग में ज्यादा प्रेशर मत लो, बेसिकली ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। न्यूयॉर्क में भी यही स्टॉक मार्केट को बनाते हैं, इंडिया में भी काम करते हैं, वर्ल्ड के और भी कंट्रीज में एसएनपी का काम देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होते हैं कॉन्स्ट्रक्ट करने का इंडेक्स, कैसे एक इंडेक्स को बनाता है। और ये टेक्निकल एक्सपर्टीज और कुछ भी नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स, उसी को मैं थोड़ा सा बता दूंगा, और उसके ऊपर बेस करके इनके पास लाइसेंस होता है और फिर वो कंपनी के लिए काम करता है। Hence the index also carries the S&P tag. NSE itself maintain the indices by a related company called NSE indices. NSE खुद मेंटेन करता है किसी बाहर वाले के साथ नहीं। तो NSE इसीलिए अपना ही एक कंपनी है, सब्सिडरी बना के रखा है, इसका नाम है NSE इंडिसेस लिमिटेड, वो इसको कांस्टिट्यूट, इसलिए निफ्टी 50 को बनाने वाला कंपनी है NSE इंडिसेस लिमिटेड। निफ्टी 50 कौन सी द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड स्टॉक ऑफ नेशनल स्टॉक। जब हम लोग ट्रेडिंग सीखेंगे धीरे धीरे, तो आपको मैं वहां पर फिर से बताऊंगा कि निफ्टी 50 में ही क्यों ट्रेड होता है। उसका एक मेन रीजन है कि निफ्टी 50 में जितना स्टॉक्स होता है वो लिक्विड स्टॉक्स होता है। लिक्विड क्यों? क्योंकि ज्यादा बाई सेल चलता है, ज्यादातर लोग निफ्टी 50 स्टॉक्स में ही बाई सेल करता है, इसलिए उसमें लिक्विडिटी मेंटेन, और बिकॉज लिक्विडिटी मेंटेन होता है तो आप बाई करने के बाद ना आपको चिंता नहीं रहेगा कि कैसे मैं सेल कर पाऊँ, क्योंकि मार्केट में ऐसा भी स्टॉक्स होते हैं जो उतना लिक्विड नहीं है। सपोज आपने बाई तो कर दिया, फिर मे भी सेल करने का मौका नहीं मिल रहा है, सेल करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आपका पैसा फंस सकता है, आपका पैसा फंस सकता है। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड लेते हो तो आपका पैसा फंसने का चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इसीलिए रिकमेंडेशन रहते हैं कि ज्यादा समझ में ना आए तो निफ्टी 50 में ही रहो, जब ज्यादा समझ आ जाए तो निफ्टी 50 के बाहर जाने के बारे में सोच। So Nifty 50 consists of most frequently traded stock. याद रखना सर, of the National Stock Exchange. We will soon discuss the methodology basis on which these indices are constructed. अब मैं उसी में बात करूंगा. An ideal index given us updated, accurate representation of the market. का आइडियल इंडेक्स अगर हम समझ पाते हैं ना कि कैसे एक इंडेक्स बनता है, तो फिर मार्केट सेंटीमेंट को समझने का एक एक्यूरेट सिस्टम पता लगे। The movement in the index reflect the changing expectation of the market participants. माने बेसिकली कहना ये चाहता है कि इंडेक्स में जो भी होता है वो अल्टीमेटली मार्केट पार्टिसिपेंट्स का सेंटीमेंट को दर्शाता है।
जैसे हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में भी क्लास में पढ़ाएंगे कि जैसे रिटेल हम लोग कौन होते हैं, वी आर रिटेल पार्टिसिपेंट्स। हम लोगों के अलावा मार्केट में जो लोग मेनली मूवमेंट कराते हैं FII, DII, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे आर द मेन पार्टनर एज वेल एज म्यूचुअल फंड कंपनीज, या फिर इसको आप AMC भी बोल सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनी, कुल मिलाकर उनको DII भी कहा जा सकता है। AMC मैंने एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंपनीज, डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। FII मैंने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक फॉरेन AMC, फॉरेन गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। यही लोग हैं जो मार्केट में चलाते हैं सर। ये जो मार्केट में आप लोग देखते हो कि अचानक से मार्केट गिर गया, जैसे आप देखोगे लास्ट एक हफ्ता से मार्केट गिरे जा रहा है ना। अगर आप इसका FII डेटा ट्रैक करोगे, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को आगे आगे FII डेटा कैसे मिलेगा, ठीक है, मैं आगे आगे दिखाऊंगा सर। NSE के साइट के अंदर ही आपको मिलेगा, ठीक है। NSE के साइट में सेंसिबल बोल के एक सॉफ्टवेयर होते हैं, वहां पर बहुत सारा जगह है। आई विल डिस्कस डिटेल्स भी बताऊंगा कि कहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो FII डेटा, DII डेटा अब मिलेगा। तो ये सब डेटा को ट्रैक करके आपको पता लगेगा कि अल्टीमेटली मार्केट क्यों गिरा। और अगर मार्केट में अचानक से देखोगे कि FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अचानक से मार्केट में सेल करके निकल रहा है, सेल माने वो बेच के निकल जा रहा है, तो मार्केट गिर जाता है। या फिर अचानक देखोगे मार्केट में FII का पैसा एंटर कर रहा है, तो FII जब एंटर करे तब आप भी एंटर करो। एक रिटेल ट्रेडर को यही सजेशन दिया जाता है कि जब अच्छा ये पता करना इतना आसान नहीं है कि FII कब अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा मार्केट, लेकिन फिर भी आपको अगर आप मार्केट के साथ होते हो तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। FII जब इन्वेस्ट करे तब आप भी इन्वेस्ट करो, FII जब सेल करके निकल जाए तब आप भी सेल करके निकल। तो ये एक ट्रेडर होने के नाते आपका पहचान है। इसको ट्रैक करना आसान तो नहीं है, पर इसी को तो सीखना है सर। इसलिए मैं ना शॉर्टकट पसंद नहीं करता, क्योंकि सीखने का ना कोई शॉर्टकट नहीं है। सीखने का चीज हमेशा लॉन्ग कट ही होता है, और आपको समझ के ही पढ़ना है। एक भी चीज मिस हो जाएगा तो फिर आप मिस कर जाओगे, क्योंकि अचानक से FII कब क्या कर लिया आपको समझ में नहीं आया। मार्केट अचानक से ग्रोथ क्यों दे दिया आपको पता ही नहीं लगा, मार्केट अचानक से गिर क्यों गया आपको पता नहीं लगा। और आप हमेशा एक ही सवाल करोगे कि जब भी मैं खरीदता हूँ मार्केट गिर जाता है, जब भी मैं बाय करता हूँ मार्केट गिर जाता है। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट में इतना सारा लोग ये देखो यहाँ पर जो बाय किया मार्केट बढ़ा तो नहीं, ऑब्वियसली जब यहाँ पर बाय किया वो गिरे। ना व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट ये है कि इसको पहचानना कि जब मार्केट में ग्रोथ हो तब बाय हो जाए। एटलीस्ट 80% केस में हम लोग सही रहे। आप 80% सही हो जाओ, 20% गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलती नहीं हो सकता, गलती होता है, बट 80% केस में आप सही बनो, ये टारगेट आपका हो। एटलीस्ट 80% आप सही डिसीजन लें, बाय इन अ राइट टाइम एंड सेल इज आल्सो इन द राइट टाइम। धीरे धीरे कैंडल भी पढ़ेंगे ना, तो कैंडल के थ्रू से, वॉल्यूम के थ्रू से, टेक्निकल एनालिसिस, इसी को तो सिखाएंगे सर धीरे धीरे। तो आपको पता लगेगा कि कब सेल करके निकलना चाहिए, कब बाई करके होल्ड करना चाहिए, तो वो चीज आपको पता लग जाएगा। डोंट वरी सर। पॉइंट को थोड़ा और मूव करते हैं सर। तो ये जो S&P हो गया, NSE का इंडेक्स हो गया, निफ्टी 50 क्या बता रहा है सर, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड स्टॉक ऑन नेशनल स्टॉक। सो डिस्कस द मेथोडोलॉजी। अब चलो प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंडेक्स, ठीक है सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं बहुत देर से पूछा नहीं, बोलो सर। बुझते पाরছে সবাই? है सर। इजी चीज है, बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। थोड़ा सा कनेक्टेड रहो तो समझ में आ जाएगा। रिया को समझ में आ रहा है, पूर्वा को, रिया को, बोलो सर। रिया का आवाज नहीं आ है सर। रहा। ओके सर। है सर। तो अब ना ये इंडेक्स का प्रैक्टिकल यूज क्या है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूज ये है कि इंडेक्स रिफ्लेक्ट ओवरऑल सेंटिमेंट एंड ट्रेंड इन मार्केट। इंडेक्स ब्रॉडली द कंट्री स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। मैंने एक कंट्री का इकोनॉमी किधर जा रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाऊंगा, पर इकोनॉमी के बारे में कोई आइडिया नहीं। दैट इज नॉट पॉसिबल। मार्केट से पैसा कमाना है तो इकोनॉमी को समझना है। अगर इकोनॉमी सही लीडरशिप में चल रहा है, अगर इकोनॉमी पॉजिटिव साइड में, सिर्फ इंडिया का इकोनॉमी ही नहीं, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड फॉरेन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता कि सबको इकोनॉमिस्ट बनना है, आपको ओमोटो से नहीं बनना है, ठीक है।
आपको ना तो कौशिक बासु बनना है, आप लोग जानते हैं ये लोग कौन है? अमर्त्य सेन नोबेल लॉरेट है इकोनॉमिक्स में, हमारे देश को रिप्रेजेंट किया था। और कौशिक बासु अमर्त्य सेन के ही टाइप का ही एक है सर, वो वर्ल्ड बैंक में चीफ थे, चीफ वर्ल्ड बैंक के चीफ सीईओ थे कौशिक बासु। दोनों दोनों का मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं वो भी इकोनॉमिकली बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यूज रहता है, वो अलग बात है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इकोनॉमी को समझने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई थीसिस करना है, आपको बस समझना है कि इकोनॉमी किधर जा रहा है, ठीक है? ये लोग कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, इकोनॉमिक्स के लिए तो कोर्ट है, नो इकोनॉमिक्स कैन ट्रिलियन स्टॉक मार्केट, ट्रिलियन कर सकता है वॉरेन बफेट। इसीलिए ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट हमें नहीं बनना, हमें बस इकोनॉमी को समझना, बस इतना ही, ठीक है? तो हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट में ध्यान, इकोनॉमी किस तरह से काम कर रहा है, किधर जा सकता है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करें। The stock market index that is up indicates people are optimistic. अगर stock market index up होता है तो लोगों का ना एक optimistic view होगा। अच्छा, हो सकता है कि रियल सिचुएशंस में इकोनॉमी खराब है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ड्यूरिंग कोरोना, ठीक है, आपको सुनने में अजीब लगेगा कि इकोनॉमिक्स का नॉलेज रखना और मार्केट को अंडरस्टैंड करना कभी कभी ना चिंता में डाल देता है। तो बहुत लोग सवाल करता है कि सर ये देखो 2020 में, जस्ट लुक एट इट, ये 2020 का कोरोना, कोरोना में मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा था, ये देखो, ये करीब 12,000 समथिंग चल रहा था 2020 के फरवरी के आसपास, ठीक है? फरवरी मार्च अप्रैल मई उस टाइम के बाद से यहाँ से 12,000 से गिर के ये सीधा आ गया था एकदम 7,000 7,500, एकदम देखो पूरा एकदम स्टीप फॉल किया है। और उसके पीछे मेन रीजन था ड्यू टू कोरोना, पूरा इंटरनेशनल मार्केट ऑफ हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ हो जाएगा तो इंडस्ट्री का क्या हाल है। और डर के मारे आधे से ज्यादा लोग, अब क्योंकि चाइना सबसे पहले लॉकडाउन हुआ, इसके बाद धीरे धीरे यूरोपियन वर्ल्ड, फिर लास्ट में इंडिया, इंडिया में थोड़ा लेट आया, लेकिन इंडिया में जब कोरोना उतना इम्पैक्ट नहीं डाला 2020 में, याद करिए सर 2020 में इंडिया में कोरोना इम्पैक्ट नहीं किया, ठीक है? 2021 में किया, लेकिन तो लोगों को देखो, लोगों का सेंटिमेंट को देखो, जब देखा कि इंडिया में कोरोना इम्पैक्ट नहीं है लेकिन वर्ल्ड वाइड कोरोना इम्पैक्ट है, ठीक है, देखो ये थोड़ा बहुत मार्केट नीचे चला, लेकिन उसके बाद लोगों का मन चेंज हो गया, ऑप्टिमिस्टिक व्यू, अब धीरे 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 देखो वो ग्रो करना चालू, ठीक है? अब बीच बीच में गिरा है, ये तो मैं कॉन्सोलिडेट करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अचानक से पूरा गिर गया, ऐसा नहीं है। ये मार्केट सेंटिमेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज ए ट्रेडर, आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अचानक, इसमें काफी थ्योरीज है, मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा, डाउ थ्योरी, एलियट वेव थ्योरी, अचानक से नहीं होता। ये देखो उठता है, फिर थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है, फिर थोड़ा सा उठता है, फिर थोड़ा सा पीछे मुड़ता है, फिर उठता है, फिर थोड़ा सा पीछे मुड़ता है, फिर उठता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर उठता है, फिर थोड़ा पीछे मुड़ता है। ऐसा नहीं कि अचानक से उठता है, उठेगा पीछे मुड़ेगा, उठेगा पीछे मुड़ेगा, इसको एलियट वेव कहते हैं। आगे आगे सिखाऊंगा कि वो एलियट वेव क्या कहना चाहते हैं, बहुत पुराना थ्योरी है बट बड़ा काम करता है। डाउ थ्योरी, डाउ जोन्स के नाम पे एक इंडस्ट्रियल इंडेक्स चलता है अमेरिका, ठीक है? तो ये भी इस सिमिलर काइंड ऑफ थ्योरी जनरेट किया है स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट में मूवमेंट कैसे हो, ठीक है? टेक्निकल का, और टेक्निकल का पार्ट है, बट वेट्स, लेकिन मैं वो आपको दिखाने का कोशिश कर रहा, लेकिन 2021 में जब कोरोना इंडिया में इम्पैक्ट डाला, और तब वर्ल्ड वाइड भी कोरोना इम्पैक्ट था, ऐसा नहीं कि चला गया, लेकिन तब भी देखो मार्केट गिरने के बजाय बढ़ता गया। बहुत लोगों ने उस टाइम मेरे को सवाल किया था थोड़ा सा, अच्छा ये 2021 में ये रशिया और यूक्रेन का वार, ये जो गिरना था ना, ये रशिया यूक्रेन वार, कोरोना का इम्पैक्ट नहीं है, रशिया यूक्रेन वार के कारण मार्केट में डाउनफॉल आया ये वाला। लेकिन इसमें भी देखा कि भाई ये तो इनका चलेगा, फिर से मार्केट देखो अपना जगह, मार्केट थोड़ा सा मौका मिलता ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में, सेल प्रेशर को कोई नहीं रोक सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट का बेसिक मैंने क्या बोलेंगे, बेसिक कैरेक्टर है वो हमेशा ग्रोथ चाहता है, लेकिन अगर थोड़ा सा डर पैदा हो जाए ना, वो छोड़ेगा, वो निकल जाएगा, और वही मार्केट को गिराने का काम करता है। आप अगर लास्ट 2 साल का मार्केट स्टडी करेंगे ना, आपको दिखेगा, और इसमें रिसेंटली कोरोना का सबसे 2 इम्पैक्ट रहा है, तो ये चीज आप देख सकते हो। लेकिन देखो 2021 में इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा है
बट इंडियन मार्केट रुकेगा, रुकने का नाम ही नहीं। जब इकोनॉमी डाउन है फिर भी, अब बोलो, अब आप लोगों को मैं बता रहा था कि इकोनॉमी के साथ इसका क्या कनेक्शन। सर इसके पीछे कनेक्शन है। भले ही कोरोना प्रॉब्लम क्रिएट किया है दुनिया भर में, पर इंडिया में कोरोना इतना भी इम्पैक्ट नहीं है कॉम्पेरेटिवली। और इंडिया में जो लीडरशिप है तो कोरोना के अंदर भी एक सही लीडरशिप दिखाने का कोशिश किया, जो मार्केट में दस, जहाँ बाकी दुनिया डर रहा था उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कोशिश किया अपने आप को मैनेज करने का। इसलिए मार्केट इस चीज को देखा और उसी चीज को यहाँ पर मार्केट के अंदर भी दिखाने का कोशिश किया। अगर बहुत नेगेटिव होता ना तो कभी ये उठता नहीं। अब मैं ये नहीं कहता कि कोरोना में कोई इम्पैक्ट नहीं, कोरोना का इम्पैक्ट रहा है, बहुत बड़ा रहा, लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट सिनेरियो एज वेल एज गवर्नमेंट डिसीजंस, गवर्नमेंट मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिव रखता। और वही चीज देखो, हम लोगों को ना मार्केट को समझना है कि मार्केट किस तरह अपना रुख रखना चाहिए, मार्केट का ऑप्टिमिस्टिक व्यू के पीछे रीजन क्या है, और वही चीज आपको समझाने का कोशिश यहाँ पर होगा। तो कभी कभी इकोनॉमी सही दिशा आपको नहीं देता है, पर फिर भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, पीपल आर पेसिमिस्टिक माने नेगेटिव अबाउट द फ्यूचर व्हेन स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज डाउन। जब मार्केट डाउन जाएगा तो पीपल पेसिमिस्टिक हो जाएगा, मैंने उनको लगेगा कि मार्केट में तो ऐसा कुछ है नहीं अभी, ठीक है, मार्केट बेकार है, मार्केट में पैसा खराब हो जाएगा। तो दोनों तरह का व्यू आपको निफ्टी इंडेक्स से ही दिखने को। जैसे यहाँ पर दिया है एक डेटा, आप देख सकते हो, निफ्टी 50 वैल्यू एज ऑफ 21 November 2022 is 18,150, but around 6 months ago the Nifty 50 was at 15,820. The index has moved 2,300 points or about 14.75% higher in 6 months, indicating bullishness in the market. ये recently भी हुआ है। In other words, market participants have been optimistic about the Indian economic future. इसका सही यही मतलब होता है कि जब 15,820 से इंडेक्स 18,150 में 6 मंथ्स के अंदर पहुंचता है, इसका मतलब ये 6 मंथ्स ड्यूरेशन में इंडियन इकोनॉमी एक पॉजिटिव फ्यूचर के साथ पार्टिसिपेंट्स देख रहा है। पार्टिसिपेंट्स माने कौन? एफआईआई इसको पॉजिटिव देख रहा है, डीआईआई इसको पॉजिटिव देख रहा है, एएमसी इसको पॉजिटिव देख रहा है, साथ में रिटेल वाले भी इसको पॉजिटिव देख रहा है। तो जब पार्टिसिपेंट्स पॉजिटिव दिखेगा मार्केट पॉजिटिव होगा, जब पार्टिसिपेंट्स नेगेटिव देखेगा मार्केट नेगेटिव होगा। अब बात यह है सर कि पार्टिसिपेंट्स क्या सोच रहा है, इस सोच को समझ, तभी जाके हम लोग मार्केट में कब मार्केट बढ़ सकता है और कब मार्केट गिर सकता है इसका एक प्रॉपर आइडिया जनरेट करता है। एक्चुअली ये पार्टिसिपेंट से ही डिपेंड करता है। और कौन है मार्केट में? मार्केट को चलाने वाला कौन है? पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स अगर पॉजिटिव ख्याल रखता है कम इकोनॉमी के बारे में तो ऑब्वियसली मार्केट पॉजिटिव रहेगा। और अगर पार्टिसिपेंट्स बीच बीच में देखो जब भी वो नेगेटिव खा जाता है तब भी देखना मार्केट गिरता है। अब एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोग का ऑब्जेक्टिव ट्रेडर बनना है ना, तो हमें भी ना इसी ऑब्जेक्टिव को डेवलप करना, इसी ऑब्जेक्टिव को डेवलप करना। अच्छा, क्या ये जो यहाँ पर जो सेल जनरेट हुआ है क्या ये परमानेंट सेल है? सर ये शॉर्ट टर्म सेल भी होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर से पोजीशन लेते हैं, ठीक है। अब उसी चीज को देखना है कि मार्केट फिर से पोजीशन कब ले रहा है। अगर मार्केट पोजीशन ले लेता है तो आपको भी पोजीशन ले लेना चाहिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े बड़े एफआईआई डीआईआई के साथ साथ चलेंगे तो एज ए ट्रेडर ये हेल्पफुल होता है। बट ये कहना आसान है, इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। The time frame for calculating the index can be of anything. For example, the index at 9:30 AM on 21st November was 18,140, but at an hour later, एक घंटा बाद ये 18,099 पे चला गया। तो ये नियरली 40 मिलियन आवर ये ड्रॉप हो गया। जैसे अभी मार्केट में ऐसा हुआ, करंट मार्केट में भी ऐसा हुआ है। आज सुबह का ही मार्केट देख लो, मैं एक आवरली चार्ट निकाल लेता हूँ, 1 घंटा हो गया मार्केट। अब आज का मार्केट ही देख लो आप, कहाँ था मार्केट? सुबह 9:15 में। आज 1 नवंबर है, आज 1 नवंबर है। आप देखो मार्केट, ये वाला मार्केट स्टार्टिंग से ही गिरा है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा आप जा रहा है, अब थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है करंट, ठीक है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहा। 1961 समथिंग में स्टार्ट हुआ था और 1945 में गिरा, उसके बाद उसी जोन में थोड़ा चल रहा है। अभी उतना कुछ खास रहा नहीं, ठीक है। ये आवरली में दिख रहा है। अगर 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो थोड़ा और आपको क्लैरिटी मिल सकता है। ये देखो, ये 15 मिनट चार्ट है। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? थिंक दिस वन। फर्स्ट 15-30 मिनट्स में मार्केट गिरा, उसके बाद ये तो यहाँ पर एक हैमर फॉर्म किया है,
और हैमर फॉर्म करके मार्केट में अप ट्रेंड दिया 15 मिनट का चार्ट। तो मार्केट में ये छोटा छोटा सेंटीमेंट है। अब देखो सर 15 मिनट 20 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट में क्या हो रहा है, इसके पीछे कोई इकोनॉमिक रीजंस प्रॉपर्ली काम करेगा कि नहीं करेगा ये एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। ये एग्जैक्टली बताना मुश्किल है कि 15-20 मिनट में मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, उसके पीछे इकोनॉमी का कोई सही रीजन है कि नहीं, एफआई डेटा काम कर रहे हैं कि नहीं, एग्जैक्टली कहना मुश्किल है। इसीलिए ये जो 15-20 मिनट में जो होता है ना, इसे नॉइज कहते हैं। लेकिन जब नॉइज धीरे धीरे एक शेप ले लेता है तब उसमें और नॉइज नहीं, शायद कोई कारण। शेप लेने का मतलब है कि अगर मानो कि मार्केट इसी रेंज में साइडवेज ही चल रहा है, साइडवेज ही चल रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉपर न्यूज या कोई प्रॉपर रीजंस बना नहीं। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया से अप होता है तो जरूर कुछ कारण होगा जो मार्केट यहाँ से पॉजिटिव करे, या फिर अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो जरूर कुछ रीजन होगा जो मार्केट नीचे गिर रहा है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर रीजन नहीं मिलता तो मार्केट इसी रेंज में घूमता रहता है। ये मार्केट का पैटर्न कि मार्केट इस सेम रेंज पे रहेगा, अप जाएगा डाउन जाएगा, अब इसी को पहचानने का काम है। अब इंडेक्स से ही हमें ये चीज समझ में आता है। नंदन बोझे যাচ্ছে तो और ये बोलो सर হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছিস তো? पीयूष 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 बोले सॉरी और আছি স্যার। आगे देखो सर। नाउ पॉइंट इज दैट सर हमें धीरे धीरे और इस चीज को डेवलप करें। क्या कहता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर भी नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग लाइव मार्केट में भी चीज देख रहे हैं, और अगर हम 2022 का ये जो किताबी डेटा दिया है इससे भी सेम चीज देख पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट में, इसमें ना टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत फेमस वर्ड यूज किया जाता है, कहते हैं कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ये वर्ड में बार बार बताऊंगा, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, माने जो पहले हुआ था, ठीक है, वो बाद में फिर से होगा, और ऐसा होता रहता है। इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। मार्केट में जो चीजें होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक मार्केट दिखाता है, ये चीज बार बार होता है। जैसे आपको एक, चलो स्टॉक मार्केट के बाहर एक चीज बताता हूँ, प्याज का रेट कैसे है? ठीक है, ऑनियन रेट इन कोलकाता এখন দামটা স্যার বেশি আছে। ठीक है, नाउ पॉइंट इज दैट सर, अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि ऑनियन का प्राइस कोलकाता में इससे पहले नहीं बढ़ा है क्या? मैंने सिमिलर काइंड ऑफ 1-2 साल छोड़ छोड़ के, हाँ 1-2 साल छोड़ छोड़ के ऑनियन का प्राइस इस तरह से बढ़ जाता है ना। ये जो आज 70 टका 80 टका दाम चल रहा है, केजी चल रहा है, एक बार तो 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था। नॉर्मली ये ऑनियन के साथ देखोगे और टमाटर के साथ देखोगे, ये दोनों चीजों पे ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है। पोटैटो पे होता नहीं है ऐसा नहीं बोलूंगा, पर कम होता है, थोड़ा कम होता है कि पोटैटो 50 टका केजी या 60 टका केजी, इट्स अ रेयर थिंग, पर 4-5 साल में एक बार। बट ऑनियन में 2-1 साल छोड़ छोड़ के होता है। ठीक बोलছি तो ये কি বলে পিউষ? হ্যাঁ স্যার, এখনই রেটটা ভালো আছে আমার। तो इसका मतलब यही है, मैं बस इसके लिए यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट, स्टॉक मार्केट में स्टॉक बिकता है, सब्जी मार्केट में सब्जी बिकता है, पर हर मार्केट का सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टर, ये बार बार एक ही चीज करता रहता है। ऐसा नहीं कि होता मतलब कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग नहीं करते, इसका एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को समझना है। अच्छा बेंच मार्किंग सर क्या होता है? बेंच मार्किंग yardstick to measure the performance is required for all the trading of investing activity of people। जो लोग ट्रेडिंग कर रहा है, जो लोग इन्वेस्टिंग कर रहा है, उनका एक्टिविटी को समझना। As you over the last year you invested 1 lakh and generated 20,000 return to make your total corpus 1,20,000। यानी कि आप 1 लाख इन्वेस्ट किए थे अमूल्य मुद्रा, और अभी आपने 20,000 एक्स्ट्रा कमाना है, तो 1,20,000। सो हाउ डू यू थिंक यू परफॉर्म? आपको क्या लग रहा है कि आपने परफॉर्मेंस कैसे किया? आप बोलोगे कि नहीं मैं तो 20% रिटर्न कैलकुलेट किया, लेकिन मानो कि इसके बीच में निफ्टी जो है 1 साल में 30% मूव किया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, निफ्टी अगर लास्ट 1 साल का रिटर्न देखा जाए निफ्टी का, लास्ट 1 साल में निफ्टी 5% मूव कर रहा है एज पर गूगल रिकॉर्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो लास्ट 5 साल में अगर देखो तो निफ्टी 80% मूवमेंट दिया लास्ट, एक्चुअली 2020 ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए तो लास्ट 5 साल में 80% मूवमेंट दिया है। अगर 1 साल में देखो तो 5% मूवमेंट दिया है।
और अगर लास्ट 3-4 साल में देखो तो करीब करीब 50% के आसपास मूवमेंट निफ्टी ने दिया। अब मैं आपको सिंपल चीज कहता हूँ कि अगर निफ्टी एक साल में 5% मूवमेंट दिया है और आपका रिटर्न 10% है, तो आप सही कर रहे हो, खराब नहीं किया, क्योंकि निफ्टी से आपका रिटर्न बेहतर है। और अगर आप निफ्टी से कम में चल रहे हो, ठीक है, अगर आपका रिटर्न निफ्टी से कम में चल रहा है, तो फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो, आप कहीं ना कहीं पीछे हो। इसीलिए जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं वो इसी को अपना बेंचमार्क मानते हैं। आप अगर म्यूचुअल फंड करते हो, एसआईपी वगैरह करते हो, आप देखना वहां पर बेंचमार्क इंडेक्स यूज करते हैं। तो इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी में ना निफ्टी को ही अपना बेंचमार्क, या तो निफ्टी 50 को, या तो नेक्स्ट 50 को, या तो निफ्टी 500 को। अगर निफ्टी 50 या निफ्टी 500 से वो बेहतर रिटर्न आपको दे रहा है, इसका मतलब म्यूचुअल फंड दावा करते हैं कि मैं आपको बेहतर रिटर्न दूं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पैसा लेके म्यूचुअल फंड कंपनी स्टॉक मार्केट में ही लगाते हैं। अब हम लोग तो यहाँ पर 50 स्टॉक या 100 स्टॉक देख रहे हैं। निफ्टी 50 जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो मार्केट में जो 5,000-7,000 कंपनीज है, वो पूरा सारे कंपनी को ट्रैक करके उसमें से निकाल के अपना पैसा को मार्केट में, और अगर वो वहां से आपको बेहतर रिटर्न दे रहा है, तो इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड पसंद करता है कि अगर मार्केट 5% रिटर्न दिया है और म्यूचुअल फंड अगर 15% रिटर्न दिया है, तो आप गेन में, सिंपल बात। तो इसीलिए इंडेक्स का यूज क्या है उसी को बताने का कोशिश कर रहा है। इंडेक्स का यूज है कि ये आपको पहला तो मार्केट को ट्रैक करने में, मार्केट का डायरेक्शन को समझने में हेल्प करता है, पहला पॉइंट था। सेकेंड थिंग, मार्केट में बेंचमार्किंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं वो भी, और इंडिविजुअली आप भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, निफ्टी का सबसे बड़ा यूज जो है, जो एक ट्रेडर के रूप में आप सबको बड़ा इच्छा होता है, दैट इज ट्रेडिंग करना। निफ्टी में ट्रेड ले सकते, एकदम बिल्कुल ट्रेड ले सकते पर निफ्टी में ट्रेडिंग। यस सर, मैं आपको एक डेमो देता हूँ, आपको समझना। चलो, अभी डेमो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे आगे जब इसका डिटेल्स पढ़ूंगा तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। से मैं इसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू से नॉर्मली करता हूँ, तो आपको भी मैं उसी तरह से दिखा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर का नाम है सर सेंसिबल, ठीक है। स्क्रीनर भी होता है, सेंसिबल थोड़ा पॉपुलर है, मैं यूज करता हूँ। ऐसे और भी है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का भी एक होता है ट्रेडिंग गाइड सॉफ्टवेयर बोल के, टीसीएस बोलता है, ठीक है। सबका अपना अपना है, लेकिन सेंसिबल इज वेरी फेमस, ठीक है, सेंसिबल.com। अब मैं आपको यहाँ से हल्का सा एक चीज दिखा रहा हूँ, क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजीज, गेट रेडीमेड स्ट्रेटेजीज। चलो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बिल्डर ही ले लेता हूँ, या रेडीमेड ही ले लेता हूँ। सर एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, अभी कोई सिखा नहीं रहा हूँ सर। स्ट्रेटेजी बिल्डर, यहाँ जाके ये देखो, ये सारा डेटा ना निफ्टी का डेटा, ये सब ऑटो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। अभी निफ्टी 19,051 चल रहे हैं, 1950, ये लाइव मार्केट का ही डेटा है, ठीक है। ये देखो, ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी निफ्टी इतना ही दिखा, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिखा रहा है वही आपको यहाँ पर भी कहाँ चला गया, यहाँ पर भी दिखा। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, फ्यूचर भी है, ऑप्शंस भी है। अब यहाँ पर इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग भी हो सकता है, तो मुझे फ्यूचर पे क्लिक करना होगा, और मैं अगर ऑप्शन करना चाहूंगा तो ऑप्शन भी कर सकता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या फर्क है, वो मैं धीरे धीरे बोलूंगा, अभी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि एक साथ अब खिचड़ी पक जाएगा। पर मैं आपको इतना बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी में ट्रेड कर सकते, जैसे अगर कोई फ्यूचर ट्रेड करता है, फ्यूचर ट्रेडिंग कुछ इस तरह का हो सकता है। अगर आप मानो, जैसे यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में देखो 3 डेट दिया है, 28 तारीख, 30 तारीख, 30 नवंबर, 20 दिसंबर, 25 जनवरी। क्या बोलते हैं पीयूष इसको, 30 नवंबर को क्या क्या बोलेंगे? ওই তো স্যার নিয়ার মান্থ, আচ্ছা মিড মান্থ আর হচ্ছে ফার মান্থ, যেটা জানুয়ারি আছে। थैंक यू सर। नियर मंथ, मिड मंथ, फार, ठीक है। 30 नवंबर इज नियर मंथ। डोंट वरी, ये आगे फिर से सीखूंगा सर, ये एक्चुअली जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये टॉपिक आगे आएगा एडवांस लेवल में, इसके बारे में प्योरली डिस्कशन। तो जब नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, और फार मंथ भी होता है। आप तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। अच्छा, तीनों में से तीनों ही चूज कर सकते हो, आपका पैसा है, आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे कर सकते हो। आप बायर कब बनोगे, जब आपको लगेगा कि निफ्टी करंट जोन से ज्यादा लगेगा, तो करंट फ्यूचर प्राइस ज्यादा दिखा रहा है। इससे एक चीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, 19,118 चल। इससे एक चीज लोग नॉर्मली प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर नॉर्मल निफ्टी, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस,
और फ्यूचर प्राइस थोड़ा ज्यादा है। इसके बीच में मेनली कुछ कैलकुलेशन डिफरेंस होते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्राइस में अगर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ है तो मार्केट थोड़ा ज्यादा दिखेगा, और अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ है तो मार्केट थोड़ा नीचे दिखेगा। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इसका एक प्राइस कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है जो आगे मैथमेटिकली सिखाना पड़ेगा। लेकिन इसको बोलते हैं स्पॉट। ये जो मार्केट में दिख रहा है ना, ये जो निफ्टी दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। इसको कैश मार्केट भी बोलते हैं, स्पॉट मार्केट भी बोलते हैं। पर मैं जो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ इसे बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट बता रहे 19,127। अगर आपको लगता है कि मार्केट इससे भी ज्यादा दाम पे जाएगा, 19,127 में भी ज्यादा जाएगा, आप इस दाम पे बाई कर सकते। तो मैंने यहाँ पे, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते? यस। जैसे यहाँ पर अगर मैं निफ्टी का टारगेट फिक्स करूँ, अगर मुझे लग रहा है कि निफ्टी 19,150 में जाएगा, ठीक है, और करंट प्राइस ये चल रहा है फ्यूचर प्राइस, तो मुझे इस दाम पे बाई करना है। ठीक है, यहाँ पर एक लॉट है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉट में होता है, एक एक लॉट में 50 स्टॉक ऐसा होता है, तो उतना अमाउंट आपको जमा करना है। यानी फ्यूचर में थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है। यहाँ पर वैल्यूएशन भी दे देता है कि आपको कितना मार्जिन जमा करना है। करीब 1,09,000 टका आपको जमा करना है, 1,09,000 टका। ठीक है, ये जमा करके आप निफ्टी में फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। उसका भी एक प्रोजेक्टेड यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है, कि भाई मैं इतना प्रॉफिट कर सकता हूँ। उसके लिए पीएल टेबल भी है कि आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट, ये देखिए टारगेटेड पीएल है 4,800, ठीक है, इतना प्रोजेक्टेड प्रॉफिट बता रहा है। अच्छा, ये तो जस्ट एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन इसको एक्चुअल में सीखना पड़ेगा कि सच में हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसका तरीका है जो आगे आगे आपको सीखना। तो ये हो गया फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हो किसमें, निफ्टी में। ये तरीका है। जैसे ये नियर मंथ में भी हो सकता है, मिड मंथ में भी हो सकता है, फार मंथ में भी हो सकता है। फ्यूचर में पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, इसीलिए बहुत लोग फ्यूचर को उतना, नॉर्मल जो रिटेल लोग होते हैं ना, वो थोड़ा, मैंने क्या बोलेंगे, अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है ना, इसलिए काफी लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन फ्यूचर इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो फ्यूचर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन इसका एक दूसरा एरिया, दैट इज ऑप्शन ट्रेड। ऑप्शन में आपको कम पैसा लगेगा, मैंने आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा, पर फिर भी आप निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ अलग अलग, क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें एक होता है कॉल इंस्ट्रूमेंट, एक होता है पुट इंस्ट्रूमेंट। अब कॉल कब लेना चाहिए, पुट कब लेना चाहिए, वो अलग कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ तो खिचड़ी हो जाएगा आपके दिमाग में, मैं नहीं बताना चाहता। फिर भी इतना मानो कि अगर आपको लगता है कि मार्केट बुल होगा, मतलब मार्केट बढ़ेगा, तो कॉल बाई करते हैं। ठीक है, तो जब आप कॉल बाई करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पर एक चूज करके दिखाता हूँ, जस्ट फॉर दी नॉलेज, मैंने क्या बोलेंगे, ओवरव्यू पर्पस। ठीक है, निफ्टी में ट्रेड होता है, इसका एक पहचान दे रहा हूँ। सपोज आप देख रहे हो कि यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम है, दिस इज अ प्रीमियम प्राइस है। निफ्टी का दाम चल रहा है 19,000 समथिंग। लेकिन अगर आपको निफ्टी का कॉल बाई करना है, तो इसमें भी ना अलग अलग टाइप्स ऑफ होते हैं। जैसे होता है आईटीएम होता है, ओटीएम होता है। ठीक है, यार की हर है पीयूष, आईटीएम ओटीएम आर एटीएम, आईटीएम, स्लाइडली आईटीएम, ओटीएम, स्लाइडली ओटीएम, थैंक यू। डीपली ओटीएम, डीप ओटीएम भी होता है, डीप आईटीएम भी होता है, स्लाइड आईटीएम होता है, स्लाइड ओटीएम होता है, नॉर्मल एटीएम भी होता है। एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। प्रेशर मत लीजिए, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनको बता रहा हूँ, डोंट टेक प्रेशर, बिकॉज ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे ट्रेड होता है। तो मैं जस्ट यहाँ पर ना क्लिक करूंगा, कोई भी एक लेना, कौन से लिया जाए पीयूष बोल। कोई भी एक नॉर्मल नैकेड पोजीशन लेते हैं, स्ट्रेटेजी नहीं सर, नैकेड पोजीशन क्या क्या आईटीएम चूज निन्ना, आईटीएम কত টাকা নেবে? আইটিএম 19,000। এখন তো মার্কেট একটু তো পজিটিভ থাকবে, একটু কলের 19,000 দিকে নিন। 19,150। হ্যাঁ, আইটিএম নিতে পারেন। ओके, सपोज मैं ये बाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये बाई करूंगा, अच्छा इसमें स्ट्रेटेजी भी बना जाता है। एक साथ एक कॉल बाई करते हैं, एक पुट बाई करते हैं, दो कॉल बाई या एक कॉल सेल, ऐसा भी बहुत कुछ हो सकता है। वो कैसे क्या हो सकता है वो मैं आगे आगे बताऊँ। लेकिन सपोज आपको यहाँ पर एक बाई करना है, अच्छा आप सेल भी कर सकते हैं। माने आपको ना लगता है कि मार्केट गिरेगा, तो बायर ना बन के आप सेलर बन जाओ।
जब आपको लगे कि मार्केट गिरेगा तो आप सेलर बन जाओ, आप ऐसे सेलर भी कमा सकते हो। और जब आपको लगेगा नहीं मार्केट बढ़ेगा आगे की तरफ तो आप बायर बन जाओ। तो क्या करना है, सिंपल यहाँ पर बाय बटन है, यहाँ लॉट आ गया, एक लॉट में नॉर्मली 50 स्टॉक होते हैं, और यहाँ पर आप जाके जस्ट इसको ये करो। आपका देखो अच्छा यहाँ पर एक पहले से वो वाला आ चुका है, इसको मैं एक काम करता हूँ, डन करता हूँ। अच्छा पहले का वो फ्यूचर इधर ऐड है, पे ऑफ स्ट्रक्चर इधर दिखता है ना, तो मार्जिन नीडेड, तो ये फ्यूचर को यहाँ से डिलीट करते हैं। अब देखो सिर्फ ऑप्शन दिख रहा हो 19,150, इसको स्ट्राइक कहते हैं। डोंट टेक प्रेशर, कॉल ऑप्शन से एक लॉट लिया, इसका प्रीमियम वैल्यू चल रहा है 27.7। तो आपको कितना जमा करना होगा मार्केट यहाँ पर बता देता है। इसके लिए आपका मार्जिन बता रहा है 1363, इतना पैसा आपको देना 1363, ठीक है। अच्छा इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट अगर करोगे तो अनलिमिटेड होगा। अच्छा प्रॉफिट कब होगा, अगर मार्केट 19,150 मैंने स्ट्राइक चूज किया ना सर, तो अगर मार्केट अच्छा ये ब्रेक इवन पॉइंट है 19,178 में आपको कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाए, यानी अगर मार्केट 19,200 300 कुछ ऐसा जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एक टारगेट भी फिक्स करता हूँ, ठीक है। 19,245 समथिंग कुछ मैंने चूज किया, तो आप देखोगे कि आपका ना प्रॉफिट मैक्सिमम बढ़ सकता है, और ये प्रॉफिट एरिया है। पे ऑफ टेबल में जाएंगे तो मुझे थोड़ा दिखेगा कि मैं कितना कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ। इसका बहुत तरीका है, मैं तो जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये देखिए कि आप कितना कितना प्रॉफिट कर सकते हो अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो। अगर आपका डायरेक्शन सही रहा मार्केट के प्रति तो आप इतना सारा प्रॉफिट कर सकते हो। लोग कर ये सब प्रॉफिट वैल्यू, ये सब प्रॉफिट वैल्यू है। टारगेट अगर अचीव हुआ तो, अगर नहीं अचीव हुआ तो लॉस हो गया, इतना अमाउंट लॉस। सर मैंने आदमी को टिकट दी। अब इसीलिए धीरे धीरे हम लोग ग्रो करें, ठीक है। यही एक्चुअली हम लोग का टारगेट है कि मार्केट को समझना, और कम कैपिटल में भी मार्केट में किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज द पर्पस। लेकिन उस पर्पस को जानने के लिए बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी। बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए, मैं इसलिए हड़बड़ नहीं करता। मेरा पढ़ाने का इसीलिए सिस्टम है कि मैं हड़बड़ नहीं करता, मैं हर चीज बता के आपको जाऊंगा, क्योंकि बाद में ऐसा ना लगे कि सर डायरेक्टली एकदम स्ट्रेटेजी पढ़ाना चालू कर दिए पर यही नहीं पता निफ्टी क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं करना चाहता। अच्छा तो ये हो गया ट्रेडिंग करना, एक आइडिया कि किस तरह से हम लोग निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। पोर्टफोलियो हेजिंग होता है, सर हेजिंग क्या होता है, ये वर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप खुद भी कर सकते हो, नॉर्मली हेजिंग वही कर सकता है जिसको मार्केट को बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया, वो हेजिंग करता है। हेजिंग बेसिकली एक रिस्क कंट्रोलिंग सिस्टम है। कैसे हेजिंग होता है, इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड। जो लोग म्यूचुअल फंड कंपनी चलाते हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, वो मार्केट में हेजिंग करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा इंडिविजुअल भी आप लोग भी कर सकते हो, एज ए रिटेल पार्टिसिपेंट्स हम आप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, हेजिंग कर सकते हैं। सर हेजिंग का क्या मतलब है, सर हेजिंग का मतलब है कि जब मार्केट आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट चले, जब मार्केट आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट चले, सपोज आपका बहुत दिनों से मार्केट में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा, मानो कि आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट करके रखे हो जो इतना दिन से काफी फायदे में है, लेकिन अचानक से आपको पता चला कि कोरोना आ रहा है या फिर कुछ नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट आ गया है, अमेरिकन मार्केट गिर गया है, कुछ तो खराब हुआ है, कुछ बड़ा महंगाई हुआ है, वार सिचुएशन चालू हो गया, मानो ये जो पैलेस्टाइन और इसका जो चालू हुआ इसराइल का, इसका इंपैक्ट इतना बढ़ रहा है कि उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में आ रहा है और स्टॉक मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है। अब ऐसे सिनारियो में आप नहीं चाहते कि आपका पोजीशन खूब खराब हो, आप अपना पोजीशन भी रखना चाहते, बिना पोजीशन को बिगाड़े, ना तो सेल करना है ना तो छोड़ के निकलना। अब हेज करो, कैसे हेज करोगे, आप निफ्टी में एक ऑपोजिट ट्रेडिंग ले सकते, क्योंकि ये 10 लाख आपका खराब हो सकता है लेकिन ये 10 लाख बच जाएगा, इसके लिए हेजिंग करते हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव ना होकर पोर्टफोलियो वापस सेफ रख सकता है, सेल नाम का रह सकता है। या फिर अगर बहुत ज्यादा गिरता लॉस कम हो जाएगा, लॉस को कम कर कंट्रोल कर, दो कारण से, एक तो प्रॉफिट को बचाने के लिए और लॉस को कंट्रोल करने के लिए निफ्टी में हेजिंग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो हेजिंग।
सपोज आपका 10 लाख अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, आप हेजिंग पोजीशन लेके मार्केट को बचा सकते बिना पोजीशन को बिगाड़े। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना भी ट्रिकी नहीं। ये धीरे धीरे समझाऊंगा। फिर भी यहाँ पर एक कॉमन सेंस देता हूँ। इन्वेस्टर यूजुअली बिल्ड ए पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक। अ टिपिकल पोर्टफोलियो कंटेन 15 से 20। नॉर्मली लोग अपने स्टॉक में 15-20 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। While the stocks are held from a long-term perspective, they could foresee a prolonged adverse movement in the market. जैसे 2008 में इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था अमेरिका में, जिसको लेमन ब्रदर्स फॉल डाउन भी कहा जाता है। बहुत भयंकर हालत हुआ था अमेरिका में। क्या हुआ था सर? फेडरल फॉल कर गया अमेरिका में। तब जॉर्ज बुश का गवर्नमेंट था, ओबामा में से पहले। तो फेडरल बने अमेरिका का आरबीआई, जैसे हमारे देश में आरबीआई होते हैं, वैसा फेडरल बैंक बने अमेरिका का फेडरल। उन्होंने डिसाइड किया था कि अमेरिका में हर किसी को घर मिलेगा और घर के लिए भरपूर लोन मिलेगा। सबको भर भर के लोन दिया अमेरिका, इतना लोन दिया, इतना लोन दिया। फिर जब रिपे करने का टाइम आया तो कोई लोन रिपे करने के लिए नहीं पहुंचा। 99% लोग रिपे नहीं किए, लोन फेल हो। तो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स चालू बढ़ गया। एनपीए का मतलब होता है जो बैंक अपना पैसा मार्केट से उठा नहीं पाता। अब ऐसे हालत में क्या हुआ कि जब फाइनेंशियल कंपनीज को फंड का जरूरत पड़ा, जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, तो फेडरल के पास वो जा रहे हैं, फेडरल बोल रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जो फाइनेंशियल कंपनी था, जैसे कि लेमन ब्रदर्स, ठीक है, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, जो भी बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज है जिनके थ्रू से पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड फंड स्प्रेड करता है, उनके पास पैसा कम होना चाहिए। अब उनके पास जो भी था वो सेल करना चाहिए और ऑटोमेटिकली मार्केट ब्लीड होने लगा और 2008 में स्लो डाउन हुआ और मार्केट गिरा। ये आपको दिख सकता है। इसके लिए मुझे कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट करके 2008 में जाना है। जैसे कोरोना दिखा है ना आप लोगों को में भी, सिमिलरली आप इस तरह से 2008 में भी जा सकते। ये कौन सा डेट आया? 2023 में है। इस तरह से अगर 2008 में जाएंगे ना तो दिखेगा आपको मार्केट कैसे गिरा है। दिखेगा जैसे कोरोना दिखा, वैसे सिमिलरली दिखेगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें जाने में, बट आप चेक कर सकते हो। वही लेमन ब्रदर्स का फॉल होना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल माने क्राइसिस सिचुएशंस, इवन उस टाइम पे जॉब क्राइसिस भी बहुत हुआ था, बहुत भयंकर। इंडिया में इम्पैक्ट पड़ा था, पर इंडिया का क्या है ना सर, इंडिया सह लेता है, हर चीज सह लेता है। चलो आप खुद भी चेक कर सकते हो कि 2008 में क्या हुआ था। ये मैं होमवर्क दिया आपको कि आप खुद जाना और अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से चेक करना कि 2008 में कैसे स्लो डाउन आया था और मार्केट कैसे ब्लीड हुआ था। ये NSE.com নিফটি দেখার জন্য, হ্যাঁ আপনি এনেছি তো যদি নাহলে আপনি যে স্টক ব্রোকিং অ্যাকাউন্ট আছে ওখানে দেখতে পাবেন। হ্যাঁ ওখানেও আপনি নিফটি ফিফটি চেক করলে ওখানে এনএসিতে গেলেও দেখতে পাবেন, এখানে। मैं आपको मैं बस बताया कि आप चेक कर सकते 2008 में क्या हुआ था, आप चेक कर सकते। कोरोना में क्या हुआ मैंने आपको दिखाया। तो उसमें क्या होता है, लोगों का कैपिटल इरोड हो जाता है, धीरे धीरे पूरा एकदम नष्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस में इन्वेस्टर कैन यूज द इंडेक्स टू हेज द पोर्टफोलियो। इन सच अ सिचुएशन वी विल एक्सप्लोर दिस टॉपिक इन फ्यूचर ट्रेडिंग। एक्चुअली ये फ्यूचर मार्केट है। फ्यूचर मार्केट ये করতে হবে हाँ হেজিং কি করে করবে? বেসিক্যালি কি হয় হেজিং এ, সাপোজ আপনার 10 লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট আছে, তো 10টা শেয়ার আছে, 10টা শেয়ার আছে দেখুন, ঠিক আছে, 1 লাখ টাকা করে। अब আপনি কি করবেন, সেম শেয়ারে বা অন্য কোনো শেয়ারে যেটা মার্কেট পড়ছে, আপনি সেখানে একটা শর্ট সেল নিয়ে নেবেন, ফিউচার সেল করবেন। फ्यूचर सेल করলে कैसे करूं, जैसे मुझे ऑनलाइन तो पूछ रहे कि कैसे हेज करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को कि यहाँ पर जैसे फ्यूचर कहाँ चला गया, नॉर्मली हेजिंग जब होता है ना वो फ्यूचर में ही हेज करता है। ये फ्यूचर टॉपिक मुझे बताना ही था। यहाँ पर फ्यूचर का पोजीशन कहाँ चला है, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, इसको डिलीट कर। ये फ्यूचर रहा। अब मानिए कि मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनली पता चल रहा है कि मार्केट बहुत जोर का गिरेगा। अब जब मार्केट गिरेगा ना, आपको क्या करना चाहिए, से फॉर एग्जांपल आप ये निफ्टी में क्यों किसी स्टॉक में भी कर सकते हो। जैसे मानो कि अदानी,
एक एग्जांपल, रिसेंटली मेरा स्टूडेंट्स लोग किया है अदानी पे एजी, ठीक है। तो अदानी एंटरप्राइज बहुत जोर का गिरा है लास्ट कुछ महीनों में। तो आप जब को पता लग जाता है, जैसे इंडियन बैंक, मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट भी दिखाता हूँ। देखो अदानी एंटरप्राइज ये रिसेंट अक्टूबर का है। मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, ये वाला से निकल, या फिर दिस वन ऑल्सो। अदानी का बार बार मार्केट में ऐसा रहा। तो जब भी आप देखोगे कि आपको पता चला, हिंडन बैंक का रिपोर्ट जब आया था, अच्छा ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं इसको डे में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए, जब आपको पता लगता है कि मार्केट गिरेगा, मार्केट आपको ना खबर देता है। कैसे खबर देता है? मार्केट अचानक नहीं करता। जब मार्केट इस सिचुएशंस में रहते रहते ना, देखिए ये इसको बोलते हैं दोजी, सिखाऊंगा। दोजी बोलेंगे, स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। मार्केट ना कुछ इंडिसेशन है। और अदानी के बारे में मार्केट में एक नेगेटिव प्रॉब्लम है कि हम लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट का देरी होता है कि रिपोर्ट आएगा, शायद खराब रिपोर्ट आएगा, तो आपको एक आइडिया पहले से दें। और मार्केट में ये सिचुएशन भी बता रहे हैं कि मार्केट गिर सकता है। कैंडल भी बता रहे हैं कि इंडिसीजन है और मार्केट गिर सकता है। तो जैसे ही आपको पता चला, ये खबर मिला, अच्छा माने कि आप ये वाला खबर नहीं समझ पाए कि मार्केट यहाँ पर गिर गया, लेकिन इसके बाद भी आपको नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है, तो कम से कम यहाँ पोजीशन ले लीजिए। आपको क्या करना है कि जब मार्केट गिरने वाले होते हैं, सपोज आपका अदानी में पहले से पोजीशन लगा हुआ है, लेकिन आप उस अपना पोजीशन को नष्ट नहीं करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सेलर बन जाइए। कितना दाम चल रहा था अदानी में? 2930, 944, ये वाला 2980 में सेलर बन गए। और जब मार्केट यहाँ टच करेगा या फिर यहाँ टच करेगा 1600 में, आपको पता नहीं है कहाँ जाएगा। मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 500 डाउनफॉल मान के चलिए, 500 पॉइंट्स। और जब आपको 500 पॉइंट डाउनफॉल होगा, आप तक बाय कर। मार्केट इसको इसी तरह से दिखता है। फ्यूचर मार्केट में ये देखिए बहुत इजीली होता है, नॉर्मल में इंट्राडे में होता है, और फ्यूचर मार्केट में ये बहुत इजीली होता है कि आप पहले सेलर बनो, बाद में बायर। इसीलिए मैं आपको ये जो दिखा रहा था ना, यहाँ पर आप पहले सेलर बन जाओ जब आपको लगे कि मार्केट गिरेगा। तो सेलर बनने के बाद आप जैसे इसको सेल कर दोगे ना, आपको भी बोलेगा सर जो मेरा नहीं है मैं उसको सेल कैसे कर सकता, वो अलग पॉइंट है, वो मैं आगे आगे बताऊंगा सिंपल तरीके से। लेकिन फिलहाल मैं आपको, आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पहले सेलर बन जाओ, सेल कर दो। आपके फंड में पैसा होना चाहिए, वो आपको दिखा देगा कि कितना करना चाहिए। ये देखो 4.5 लाख समथिंग हमको सेल करने के लिए रखना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप टारगेट अचीव हो गया आपका, अब आपके पास जो पोजीशन रहा है, अब उसको बाई करो। मार्केट क्लोज हो जाएगा, जितना डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट है। अब ये जो आपने प्रॉफिट कर लिया, ये तो नेगेटिव सेंटीमेंट में आपने किया ना। तो आपका ऑलरेडी मानिए कि 5 लाख या 10 लाख का ऑलरेडी पोर्टफोलियो था, और इधर आपने 5 लाख का कमाया। तो 10 लाख में से 5 लाख आपका ऐसे ही गिरता, तो इधर आपने 5 लाख कमा लिया। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरा ऑलरेडी 10 लाख का पोर्टफोलियो था अदानी में। अब मार्केट गिर रहा है, मानो कि मार्केट 5 लाख में इरोड हुआ, मेरा भी ये वाला 10 लाख का शेयर 5 लाख में गिर गया, लेकिन मैं इधर 5 लाख में प्रॉफिट करूंगा। तो इधर 5 लाख का पॉजिटिव और इधर 5 लाख का नेगेटिव, तो अल्टीमेटली मेरा लॉस नहीं है। दिस इज कॉल्ड हेजिंग। ट्रिकी है, इतना आसान चीज नहीं है, बट धीरे धीरे समझते समझते समझ जाएंगे। একদম লেম্যান কে হিসাবে ধরতে গেলে যদি আপনার 100 টাকার শেয়ারটা 50 টাকা হয়েছে, তাহলে সেই সময় আপনি বিক্রি করে দিন, দিয়ে আবার যদি কিনে নেন, তাহলে আপনার নাম্বার অফ শেয়ার বেড়ে যাবে। নাম্বার অফ শেয়ারও বেড়ে যাবে, আর আমার যে লসটা ছিল সেই লসটা হলো। কারণ আমি যখন সেল করে বাই করব, মার্কেট এটাকে এটাই ধরবে, সাপোজ মার্কেট এটাকে ধরবে কি আমি বাই করে সেল করেছি। আপনি যখন সেল করছেন তখন মার্কেট পড়ছে, মানে ধরুন আপনি 100 টাকায় সেল করছেন আর শেয়ারটা পড়েছে 50 টাকাতে, তাহলে মার্কেট এটাকে কি দেখবে কি 50 টাকায় বাই করেছেন, 100 টাকায় সেল করেছেন, আলটিমেটলি 50 টাকা প্রফিটই তো হচ্ছে। কিন্তু আপনি কি করেছেন, লেগটা কি হচ্ছে, ফার্স্ট লেগে সেল হচ্ছে, সেকেন্ড লেগে বাই হচ্ছে, এটাকে শর্ট সেলিং বলে। এই জন্য মার্কেট পড়লেও মার্কেট থেকে রোজগার করা যায়। এই বাকিরা বুঝতে পারছে? ये आंगुल मुद्दा का क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा था। ऐसे ये टॉपिक
थोड़ा और आगे जाके मुझे करना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? पीयूष, नंदन सर, और है एक सर। ज्योमेट्री का क्वेश्चन था इसलिए मैं थोड़ा बता दिया, लेकिन मुझे अभी ये बात करना नहीं है, तो फिर भी करेंगे, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, इसीलिए तो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पॉइंट एक बार बन जाए, फिर धीरे धीरे देखना आपको ये एक एक बात मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो सर अब इतना था पोर्टफोलियो का एप्लीकेशंस, ठीक है। अब कल मैं आपको ये बताऊंगा इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी कि कैसे इंडेक्स बनता है और उसका वेटेज का क्या कॉन्सेप्ट। इंडिया में नॉर्मली जो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन होता है इसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड इसका नाम है, लेकिन इसको फ्री फ्लोट क्यों कहते हैं और इसको बनाने का क्या तरीका है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाऊंगा। इवन ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो एनआईएसएम का मटेरियल है उसके थ्रू से भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी स्टैटिस्टिकली बताऊंगा कि कैसे हो सकता है, एकदम रियल लाइफ एक कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक जैसे एसएनपी करता है, एनएससी करता है, उसी तरह से बताऊंगा। एक आइडिया लग जाएगा तो आपके लिए भी एक क्या होगा ना, दिमाग में रहेगा कि हाँ आई नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स, इसका भी एक आइडिया आपको लग जाए। ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही रखें। और एक बोलो नंदन, पूर्वा, सर, पीयूष, आज क्या तो রাখছিতালে নেক্সট দিন কনস্ট্রাকশন মেথডোলজি শিখবো মানে কালকে। ওকে, আজকে আমার অন্য ক্লাস আছে এরপরে, ওই জন্য আমি আজকে রেখে দিই। ঠিক আছে স্যার, বাই তাহলে। बाय सर। ওকে স্যার, বাই স্যার, বাই।